इस क्लास में E305 फंडामेंटल ऑफ कंट्रोल सिस्टम की चैप्टर 2 के टॉपिक 2.3 सिंक्रोपेयर्स का आप अध्ययन करेंगे। सिंक्रोपेयर, द ट्रेड नेम फॉर सिंक्रोज आर सेल्सिन, ऑटोसिन एंड टेलिसिन। सिंक्रोपेयर को जो मार्केट में है वह सेल्सिन के नाम से, ऑटोसिन के नाम से और टेलिसिन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली दे आर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर्स which produces an output voltage depending upon the angular position of the rotor। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सिंक्रोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसड्यूसर्स हैं जो कि रोटर की एंगुलर पोजीशन के अनुसार आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं। A synchronous system is formed by the interconnection of the devices called the synchro transmitter and synchro control transformer। सामान्यतः जो सिंक्रो सिस्टम डिजाइन किया जाता है वह पेयर्स के रूप में किया जाता है। दो डिवाइस को पेयर करके यूज़ किया जाता है, अर्थात सिंक्रो ट्रांसमीटर और सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर को इंटरकनेक्ट करके सिंक्रो सिस्टम बनाया जाता है, जिसको कि हम सिंक्रो पेयर कहते हैं। अर्थात सिंक्रो पेयर में एक सिंक्रो ट्रांसमीटर होता है और एक सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर होता है। दे आर कॉल्ड सिंक्रो पेयर। द सिंक्रो पेयर्स measures and compared to angular displacement and its output voltage are approximately linear with angular difference of the axis of both the shafts। They can be used in following two way। तो जो इनका जो आउटपुट होता है वो अप्रोक्सीमेटली इनके एंगुलर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो इनका उपयोग टू कंट्रोल द एंगुलर पोजीशन ऑफ लोड फ्रॉम अ रिमोट प्लेस और लॉन्ग डिस्टेंस। इसका उपयोग दो तरह से किया जाता है कि दूर स्थान से किसी की पोजीशन, एंगुलर पोजीशन को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कोई मोटर है उसको कितना, या किसी रोटेटिंग डिवाइस है उसको कितना घुमाना है, वह हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर ऑटोमेटिक करेक्शन ऑफ चेंजेस ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द लोड। यदि किसी सिस्टम में एंगुलर पोजीशन में कोई डिस्टर्बेंस आता है तो उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट करने में भी सिंक्रो पेयर का उपयोग किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रो ट्रांसमीटर। The construction feature electrical circuit and schematic symbol of synchro transmitter are shown in the figure। The two major parts of the synchro transmitter are stator and rotor। The stator is identical to the stator of three-phase alternator। It is made of laminated silicon steel and slotted on the inner periphery to accommodate a balanced three-phase winding। The stator winding is the concentric type with the axis of three coils 120 degree apart। The stator winding is star connected। The basic construction will help you drive the transfer function of synchrose। The rotor is of dumbbell construction with a single winding। The ends of the rotor windings are terminated on two slip rings। A single phase AC excitation voltage is applied to the rotor through slip rings। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सिंक्रो ट्रांसमीटर का जो स्टेटर होता है वह इंडक्शन मोटर की तरह ही होता है या अल्टरनेटर की तरह ही होता है। इसके स्टेटर में इनर साइड पे स्लॉट बने हुए होते हैं
उन पे 3 वाइंडिंग कंसेंट्रिक टाइप की होती हैं, 3 फेज वाइंडिंग, जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री डिफरेंस पर होती हैं और स्टार में कनेक्टेड होती हैं, जैसा कि इस सर्किट में बताया गया है। 3 टर्मिनल बाहर निकले होंगे स्टार कनेक्टेड। अब इसका जो रोटर होता है डम्बेल जो एक्सरसाइज करते हैं वो डम्बेल कहलाता है, उसी शेप का ये इसका रोटर होता है। इस पर सिंगल पेज वाइंडिंग वाउंड की जाती हैं और इसको सिंगल पेज सप्लाई दी जाती हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रो ट्रांसमीटर, when the rotor is excited by AC voltage, the rotor current flows and magnetic field is produced. The rotor magnetic field induces an EMF in the stator coil by transformer action. The effective voltage induced in stator coil depends upon the angular position of the coil's axis with respect to the rotor axis. इसका सिद्धांत ये है कि जब रोटर वाइंडिंग को सिंगल पेज सप्लाई दी जाती है तो वाइंडिंग करंट प्रवाह होता है, उसके कारण फ्लक्स उत्पन्न होता है और ट्रांसफार्मर एक्शन से स्टेटर वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होता है। इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड करते हैं कि किस तरह वह लिंक करता है। यदि एक ही एक्सिस पर है तो अधिकतम फ्लक्स लिंक होगा और वोल्टेज अधिक होता है। जैसे कि आप ट्रांसफार्मर देखते हैं, प्राइमरी में सप्लाई देते हैं तो सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होता है, तो मैक्सिमम लिंक उसमें होता है। सेम तौर पे वाउंड की जाती हैं, मैग्नेटिक पाथ एक होता है। इसी तरह यहाँ पर इंड्यूस्ड वोल्टेज जो 3 वाइंडिंग हैं उनमें डिपेंड करेगा कि रोटरी एक्सिस के सापेक्ष फेज वाइंडिंग किस तरह है। यह आप देख रहे हैं, ये स्टेटर वाइंडिंग है जो कि तीनों स्टार में कनेक्टेड हैं। इसको S1 से रिप्रेजेंट किया, इसको S2 से, इसको S3 से। ये रोटर डम्बेल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर वाइंड की गई है। ये ब्रश स्लिप रिंग्स हैं जिनके द्वारा बार सप्लाई दी गई हैं। सप्लाई देने से देखेंगे कि ये इसकी एक्सिस हैं रोटर की। यदि ये एक्सिस इससे लिंक करती हैं तो ये थीटा इक्वल टू 0 होगा, अर्थात इसमें अधिकतम फ्लक्स ये लिंक करेगा और अधिकतम वोल्टेज इंड्यूस होगा। और इनमें जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वह थीटा पर डिपेंड करेगा कि ये कितना एंगल बना रहे हैं, ये वाइंडिंग्स कितनी एंगल बना रहे हैं। तो हमने ये मान लिया कि ये आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज अप्लाई टू द रोटर। तो AC इस रोटर को जो सप्लाई देगी उसका अप्लाइड वोल्टेज ER है। ES1, ES2, ES3 इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द स्टेटर कॉइल्स S1, S2, S3 with respect to the neutral respectively. ES1, ES2, ES3 तीन वाइंडिंग्स में न्यूट्रल के सापेक्ष कितना वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। ER द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रोटर एक्साइटेशन वोल्टेज, W है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और रोटर एक्साइटेशन वोल्टेज, ट्रांस रेशो ऑफ स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग, केसिंग कपलिंग कोफिशिएंट, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of rotor with respect to the reference. Let the instantaneous value of rotor excitation volt ER equal to ER sin omega t। ये मान लिया कि जो रोटर को जो सप्लाई दी गई है वह ये है ER equal to ER sin omega t। Let the rotor rotate in anti-clockwise direction. When the rotor rotates by an angle theta, EMF are induced in the stator coils. The frequency of induced EMF is same as that of the rotor frequency. The magnitude of induced EMF is proportional to the turns ratio and coupling coefficient. The turns ratio Kt is constant, but coupling coefficient
के सी इज अ फंक्शन ऑफ रोटर एंगुलर पोजीशन। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन स्टेटर कॉइल्स को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं के टी के सी ई आर साइन ओमेगा टी। के टी यहाँ टर्न्स रेशियो जो कि कांस्टेंट लिया जाता है, के सी कपलिंग कोएफिशिएंट है। ये के सी की वैल्यू डिपेंड करती हैं कि वाइंडिंग और रोटर के बीच में कितना एंगल है। लेट द ई एस टी बी रेफरेंस वेक्टर। ये मान लिया कि हमने इसको रेफरेंस वेक्टर लिया है, इसके सापेक्ष इस रोटर को रोटेट कर रहे हैं। तो विद रेफरेंस टू द अबव फिगर व्हेन थीटा इक्वल टू 0 द फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल S2 इज मैक्सिमम। जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो जो फ्लक्स लिंकेज वह S2 से अधिकतम लिंक होगा, और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल S2 इज क्या होगा, 0 होगा। एंड द फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल S2 इज अ फंक्शन ऑफ cos थीटा। इसलिए S2 में जो वोल्टेज लिंक कर रहा है वह डिपेंड करता है cos थीटा पे। cos 0 है तो अधिकतम होगा, cos 90 है तो न्यूनतम होगा। अर्थात के सी इक्वल टू कह सकते हैं के टी cos थीटा फॉर कॉइल S2। द फ्लक्स लिंकेज ऑफ कॉइल S3 विल बी मैक्सिमम आफ्टर अ रोटेशन ऑफ 120 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दैट ऑफ S1 आफ्टर अ रोटेशन ऑफ 240 डिग्री। तो S3 में लिंकेज अधिकतम होगा जब रोटर 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, और S1 में अधिकतम वोल्टेज इंड्यूस होगा जब रोटर S2 के सापेक्ष 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ कपलिंग कोएफिशिएंट S2 के लिए हो जाएगा K1 cos थीटा, कपलिंग कोएफिशिएंट KC फॉर S3 हो जाएगा K1 cos थीटा माइनस 120 डिग्री। इसी तरह कपलिंग कोएफिशिएंट KC फॉर S1 हो जाएगा K1 cos थीटा माइनस 240 डिग्री। अब EMF लिख सकते हैं यहाँ प्रति फेज का, S2 इक्वल टू के टी K1 cos थीटा, जो KC की जगह वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर। तो K1 cos थीटा ई आर साइन ओमेगा टी, इसको के टी K1 को हमने K से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये इक्वेशन होगी के ई आर cos थीटा साइन ओमेगा टी। इसी तरह ES3 हो जाएगा ई आर cos थीटा माइनस 120 डिग्री साइन ओमेगा टी। ES1 हो जाएगा के ई आर cos थीटा माइनस 240 डिग्री साइन ओमेगा टी। अब विद रेफरेंस टू द बिलो फिगर बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द कॉइल टू कॉइल EM कैन बी एक्सप्रेड। अर्थात लाइन वोल्टेज आप मेजर कर सकते हैं, जैसे कि S1 S2 के बीच में मेजर करना है यहाँ, तो इसको हम लिखेंगे ES1 S2 को लिख सकते हैं ES1 माइनस ES2। तो इसमें ES1 की वैल्यू है के ई आर cos थीटा माइनस 240 डिग्री साइन ओमेगा टी, और ES2 की वैल्यू आएगी के ई आर cos थीटा साइन ओमेगा टी। तो उसको सोल्व करते हैं तो ये इक्वेशन आते हैं √3 के ई आर साइन थीटा प्लस 240 डिग्री साइन ओमेगा टी। इसी तरह ES2 ES3 की वैल्यू आएगी √3 के ई आर साइन थीटा प्लस 120 डिग्री साइन ओमेगा टी। इसी तरह ES3 ES1 आएगा √3 के ई आर साइन थीटा ओमेगा टी। तो ES1 S2 को आप सोल्व करेंगे, देख रहे हैं इसको हमने अलग से सोल्व करके बता दिया है किस प्रकार ये √3 के ई साइन थीटा प्लस 240 डिग्री साइन ओमेगा टी आया, जैसा कि पहले बताया हुआ है। तो ES1 माइनस ES2 किया तो इस तरह आ गया कि ई टी कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा टी भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया cos थीटा माइनस 240 डिग्री। इसको खोलेंगे cos A cos B प्लस साइन A साइन B, इस तरह खोलेंगे
तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ देखेंगे cos थीटा बेसिक से cos 240 डिग्री हो गया -0.5 प्लस sin 240 डिग्री का हो गया -√3/2। ये वैल्यू पुट कर देंगे आप। तो यहाँ देखेंगे इसको -0.5 ये माइनस, तो ये हो गया, ये प्लस का है और ये माइनस का। sin थीटा -√3/2। इसको देखेंगे आप, इसको और सोल्व करेंगे तो cos -cos 0.5 cos थीटा और ये हो गया 1.5 cos, अर्थात 3/2 हो गया। तो उसको 3/2 इंटू 1/2 के रूप में लिख सकते हैं हम। तो यहाँ देखेंगे तो ये इस तरह वैल्यू आ जाएगी इनको सोल्व करने पर। तो इसको हम लिख सकते हैं cos 240 डिग्री प्लस cos थीटा sin 240 डिग्री। तो ये हो जाएगा sin थीटा प्लस 240 डिग्री sin ओमेगा टी। तो इस प्रकार ये वैल्यू आएगी। ये इस तरह वोल्टेज, इसका डायग्राम बताया गया है स्टेटर का। ये लाइन वोल्टेज बताए गए हैं। इसी तरह वह बाकी वोल्टेज हमने ज्ञात किया जो डायरेक्ट लिखे थे, उनको इस तरह आप ज्ञात कर सकते हैं। वही इसको खोल लेंगे आप। तो cos थीटा cos थीटा cos 120 डिग्री इस तरह सोल्व करके आप लिख लेंगे और फिर इस तरह अरेंज कर लेंगे। तो ये सोल्व करने पर इस तरह वैल्यू आएगी। इसी तरह ES3 ES1 की वैल्यू आ जाएगी। अब when theta equal to 0, from equation the above equation we can say that maximum EMF is induced in coil S2, but from equation above it is observed that coil to coil voltage ES3 S1 is 0। अब थीटा इक्वल टू 0 होता है तो S2 में तो वोल्टेज इंड्यूस्ड मैक्सिमम होगा, लेकिन S3 S1 के बीच में जो लाइन वोल्टेज होगा वह 0 आता है। दिस पोजिशन वोल्टर इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल जीरो ऑफ द ट्रांसमीटर। तो इलेक्ट्रिकल जीरो पोजिशन कहेंगे इसको जब थीटा इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिकल जीरो पोजिशन यूज्ड एज रेफरेंस फॉर स्पेसिफाइंग द एंगुलर पोजिशन ऑफ द रोटर। द इनपुट टू द सिंक्रो ट्रांसमीटर इज द एंगुलर पोजिशन ऑफ इट्स रोटर शाफ्ट एंड। अभी जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वह डिपेंड कर रहा है, सप्लाई दी हमने तो जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वह डिपेंड कर रहा है रोटर की एंगुलर पोजीशन पर। तो आउटपुट इज सेट ऑफ द स्टेटर कॉइल टू कॉइल वोल्टेज बाय मेजरिंग या आइडेंटिफाई सेट ऑफ वोल्टेज एट द स्टेटर टर्मिनल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रो कंट्रोलर ट्रांसफार्मर। सिंक्रो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का स्टेटर सिंक्रो ट्रांसमीटर की तरह ही होता है। उस पर भी स्टेटर पे स्लॉट्स कटे हुए होंगे अंदर की साइड और कंसंट्रिक वाइंडिंग होगी, 3 फेज वाइंडिंग होगी जो कि स्टार में कनेक्टेड होती हैं। लेकिन इसका रोटर सिलेंड्रिकल शेप में होता है ताकि एयर गैप प्रैक्टिकली यूनिफॉर्म हो, जैसा कि ये बताएगा इस तरह। द फीचर ऑफ कंट्रोल ट्रांसफार्मर मिनिमाइज द चेंज इन द रोटर इम्पीडेंस विद द रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। द कंस्ट्रक्शन फीचर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड स्कीमेटिक कंट्रोल ट्रांसफार्मर इज शोन इन फिगर। ये दिखाया गया है। वो स्टेटर 3 फेज वाइंडिंग, रोटर पे
सिंगल फेज वाइंडिंग की जाती हैं। ये शाफ्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ ये कंस्ट्रक्शन इसके 100 किए गए हैं पोजीशंस। ये S2 है, S3, S1 है। जिस प्रकार कंट्रोल ट्रांसफार्मर कंट्रोल ट्रांसमीटर की कंस्ट्रक्शन है उसी तरह इसकी है। डिफरेंस इसमें इतना है कि इसका जो रोटर होता है वह सिलेंड्रिकल शेप में होता है, मतलब एयर गैप यूनिफॉर्म होता है लगभग। वर्किंग of synchro control transformer. The general EMF of synchro transmitter is applied as input to the stator coils of control transformer. इनको पेड्स में यूज करते हैं तो सिंक्रो ट्रांसमीटर का जो आउटपुट प्राप्त हुआ वह कंट्रोल ट्रांसफार्मर की स्टेटर को दिया जाता है। द रोटर शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द लोड हुज पोजीशन हैज टू बी मेंटेन एट द डिजायर्ड वैल्यू। अब इसकी जो रोटर शाफ्ट हैं the rotor shaft is connected to the load whose position has to be maintained at the desired value. अब इसकी रोटर शाफ्ट उस लोड से जुड़ी होती हैं जिसकी कि पोजीशन हमें मेंटेन करनी होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द करंट पोजीशन ऑफ द रोटर एंड द अप्लाइड EMF ऑफ द स्टेटर, एन EMF इज इंड्यूस्ड ऑन द रोटर वाइंडिंग। This EMF can be measured and used to drive a motor so that the position of the load is corrected. अब करंट की पोजीशन डिपेंडिंग ऑन द करंट पोजीशन ऑफ रोटर एंड द अप्लाइड EMF ऑन द स्टेटर, एन EMF इज इंड्यूस्ड ऑन द रोटर वाइंडिंग। इसके रोटर वाइंडिंग में फिर कंट्रोल ट्रांसफार्मर के रोटर वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होगा। दिस EMF कैन बी मेजर्ड एंड यूज्ड टू ड्राइव अ मोटर सो दैट द पोजीशन ऑफ द लोड इज करेक्टेड। तो इस EMF को मेजर किया जाता है और उस मोटर को ड्राइव करने में प्रयुक्त किया जाता है जिसकी कि पोजीशन कंट्रोल की जानी है। सिंक्रोज एरर डिटेक्टर के रूप में भी यूज किया जाता है। The synchro error detector is formed by interconnection of synchro transmitter and synchro control transformer. In this arrangement, the stator leads of transmitter are directly connected to the stator leads of the control transformer. The angular position of transmitter rotor is the reference input or the input corresponding to the desired output. And the rotor is excited by AC supply with frequency omega. The control transformer rotor is connected to a servo motor and to the shaft of the load whose position is the desired output. The induced EMF error voltage available across the rotor slip of the control transformer is measured by a signal conditioning circuit. The output signal conditioning circuit is used to drive motor so that the desired load position is achieved. Simple schematic diagram of synchronous एज एरर डिटेक्टर इज शॉन इन दी फिगर। तो इसमें एरर डिटेक्टर के रूप में उपयोग करने के लिए सिंक्रो ट्रांसमीटर का जो आउटपुट हुआ कंट्रोल ट्रांसफार्मर को दिया जाता है। अब इसको रेफरेंस पोजीशन माना जाता है और इसको यदि इसके मोटर में ये मोटर है जिसको कि कंट्रोल किया जाना है, जिसकी स्पीड कंट्रोल की जानी है या पोजीशन कंट्रोल की जानी है, तो उसके आधार पर इसमें EMF उत्पन्न होगा इसकी रोटर वाइंडिंग, और इस रोटर वाइंडिंग इस करंट से इस मोटर की पोजीशन को कंट्रोल करने में सहायता मिलती है। द शाफ्ट और ट्रांसमीटर कंट्रोल आर एज्यूम टू बी इन aligned position. In this position, the transmitter rotor will be in electrical zero position. A control transformer rotor will be in null position, and the angular separation of both the rotor axis in aligned position is 90 degree. ये तो
इसको 90 डिग्री इस तरह घुमाएंगे तो ये इसके लिए 0 पोजीशन होगी, इसमें आउटपुट 0 आएगा, अर्थात एक दूसरे से रोटर की पोजीशन 90 डिग्री पर होगी। उस स्थिति में आउटपुट हमें 0 प्राप्त होगा। द नल पोजीशन ऑफ कंट्रोल ट्रांसमिशन सिस्टम इज डिफाइंड इज द पोजीशन ऑफ रोटर for with the output voltage on the rotor winding is 0 with the transmitter in its electrical 0 position। ये ट्रांसमीटर तो इस पोजीशन में होगा और इसका रोटर होगा इस पोजीशन से 90 डिग्री पर होगा। When the transmitter rotor is excited, the rotor flux is set up and EMF are induced in the stator field and stator coils. These induced EMFs are placed on the stator coils of the control transformer. The current in the stator coils set a flux in the control transformer. Due to the similarity in the magnetic construction, the flux pattern produced in the two synchros will be the same if all losses are neglected. The flux pattern are shown in the below figure। ये नल पोजीशन कहलाते हैं। ट्रांसमीटर का रोटर इस पोजीशन होगा और इसका कंट्रोल ट्रांसफार्मर का रोटर इस पोजीशन होगा। ये नल पोजीशन कहलाएगी। इन पोजीशन में रखेंगे और ट्रांसमीटर की रोटर वाइंडिंग को सप्लाई देंगे तो यहाँ पर रोटर जो होगा कंट्रोल ट्रांसफार्मर हैं उस पे जो वाइंडिंग वाउंड की उसमें आउटपुट वोल्टेज हमें 0 प्राप्त होगा। Let the rotor or transmitter rotate through angle theta from its electrical 0 position. Now the rotor or control transformer will rotate in the same direction through an angle alpha from its null position. The net angular separation of the two rotor is equal to 90 minus theta plus alpha, and the voltage induced in the control transformer rotor is proportional to the cosine of this angle। यदि हम ये माने कि सिंक्रो ट्रांसमीटर का रोटर थीटा एंगल से इलेक्ट्रिकल 0 पोजीशन रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होने से कंट्रोल ट्रांसफार्मर का मान लो कि रोटर है वही अल्फा कोण से रोटेट हो रहा है, तो दोनों के बीच में जो नेट एंगुलर सेपरेशन होगा वो होगा 90 माइनस थीटा प्लस एल्फा। तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो इसके कोसाइन के बराबर होगा, कोसाइन ऑफ दिस होगा। द एरर वोल्टेज इज एम्पलीफाइड एंड यूज्ड टू ड्राइव अ सर्वो मोटर। जो हमें एरर वोल्टेज प्राप्त होगा उसके कारण एरर वोल्टेज उत्पन्न होगा, उस एरर वोल्टेज को हमें मोटर को ड्राइव करने में काम लेगा ताकि उसका जो एलाइन है वापस उसको एलाइन किया जा सके, अर्थात वापस इंड्यूस वोल्टेज 0 किया जा सके। तो वो ऑटोमेटिक पोजीशन कंट्रोल करने में एरर डिटेक्टर या सिंक्रोपेयर्स का उपयोग किया जाता है। तो EM इक्वल टू होता है KER cos 90 माइनस थीटा प्लस एल्फा साइन ओमेगा टी, अर्थात इसको कह सकते हैं KER साइन थीटा माइनस एल्फा साइन ओमेगा टी। के डैश प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, ये थीटा वैल्यू बहुत कम है इसलिए कह सकते हैं 5t थीटा माइनस एल्फा। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा ये कह सकते हैं कि साइन थीटा माइनस एल्फा को 5t ले लिया तो EM KER 5t साइन ओमेगा टी होगा, अर्थात जो वोल्टेज इंड्यूस होगा वह दोनों की साउथ पोजीशन के अंतर के समानुपाती होगा और सेम फ्रीक्वेंसी का उत्पन्न होगा। फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन से दैट आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सिंक्रो एरर डिटेक्टर इज अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल विथ कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा विच इज सेम एज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसमीटर रोटर। अतः ये मॉड्यूलेटेड वोल्टेज हमें प्राप्त होगा एरर डिटेक्टर में
जिसकी फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर के स्टेट रोटर में अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगी, लेकिन मॉड्यूलेटेड होगा, जिसका अर्थात जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करेगा कि सिंक्रो ट्रांसमीटर और सिंक्रो ट्रांसफार्मर के रोटर पोजीशन में कितना अंतर है, कितने डिग्री से रोटेट कर रही हैं और उनमें क्या अंतर है, उस पर डिपेंड करेगा। अर्थात ये कहें कि EM डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा माइनस एल्फा के। The magnitude of the modulated carrier wave is proportional to phi t, and the phase reversal of the modulated wave depends on the sign of phi t. The signal conditioner circuit demodulated the voltage available across slip rings and develops and demodulated and amplify error voltage to the drive motor. तो the demodulated error voltage हो गया E equal to K is phi t के सेंसिटिव ऑफ सिंक्रोनस एरर डिटेक्टर हैं। थैंक यू।